Hello everybody. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is heat. आज हम 7th क्लास की हीट चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हीट. हीट के बारे में जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जो आप बच्चों को पहले आप जान लो ताकि आपको ये चैप्टर समझना अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. पहले देखो, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एनी सब्सटेंस हॉट और कोल्ड. ये आपको हीट से पता चलता है बेटा कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. अगर कोई चीज़ ठंडी है उसके मतलब अगर आप हीट से कितनी उसको हीट मिली है कि उसने उस चीज़ को ठंडा बनाया है गर्म बनाया है, उससे पता चलता है. ठीक है. हीट को हम कैन ऑल्सो बी सेड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर आपको किसी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को हाथ लगाने से आपकी बॉडी में आपको पता चल रहा है, टच करने से फील हो रहा है आपको कि वो चीज़ ठंडी है गर्म है, उससे आपको पता चलता है कि कितनी हीट है उसमें. इसकी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए. इसमें आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी. जैसे मान लो मतलब मैं आपको ये सेंसेशन से बता रही हूँ कि इसी को मतलब वो दिखाना चाहती हूँ मैं आपको बेसिकली कि उससे कोई आपकी ये नहीं पता चलता कि कितना वो गर्म है या कितनी वो चीज़ वो ठंडी है. वो आपको वो नहीं पता चलेगा, बट सिर्फ आपको इतना पता चलता है उस चीज़ से ये चीज़ गर्म है या ठंडी है. आपको इसे मैं आगे एक चीज़ समझाना चाहूँगी. ये आपको पहले मैं एग्जाम्पल आप समझा दूँ, उससे आपको बहुत इजीली नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ आएगा. अब देखो, जैसे मान लो हमने 3 बाउल्स लिए, 3 बाउल्स में हमने पानी लिया. एक बाउल में मान लो ए बाउल ले लो, ए बाउल में हमने आइस चिल्ड पानी डाल दिया. चिल्ड मीन्स एकदम ठंडा पानी डाल दिया. और बी बाउल में हमने ल्यूक वार्म वाटर मीन्स कोसा सा पानी डाल दिया, जो हमने हमारी बॉडी आराम से हमें ठीक लगता है हाथ लगाने से, वैसे कोसा सा गुनगुना सा पानी डाल दिया या ल्यूक वार्म वाटर यू कैन से. और तीसरे में हमने हॉट पानी डाला है. हॉट डाला है बट उतना हॉट होगा वो पानी जिसको हम बियर कर सकते हैं. ये नहीं कि बिल्कुल आप एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर डालो तो आप फिंगर डिप भी नहीं कर सकते हो. जितनी हमारी बॉडी उसको बियर कर सकती है उतना गर्म पानी हमने डालना है. अब आप क्या करो, आप जैसे हमने 3 बाउल्स ले लिए, ए बी और सी. ए में हमारा चिल्ड वाटर है, बी में हमारा ल्यूकवार्म वाटर है और सी में हमारा एक बियरेबल मतलब हॉट वाटर है. ठीक है. आप अपने हाथों की फिंगर्स लो और डिप करो. किस किस में करोगे? राइट हैंड में डाल लो, राइट हैंड में लगा लो. आपने ए बाउल में डाला, ए बाउल जिसमें चिल्ड पानी है, और लेफ्ट हैंड हमने उसमें डाल दिया बाउल में जिसमें हमारा ल्यूकवार्म वाटर है. 2-3 मिनट के लिए हमने अपना हाथ उसमें रखा. आप देखो, चिल्ड पानी में भी 2-3 मिनट रख लिया और फिर अपने ल्यूकवार्म वाटर में भी 2-3 मिनट रख लिया. उसके बाद में क्या किया, आप अपने हाथ बाउल्स में से निकाल लिए और दोनों के दोनों हाथों को आपने इकट्ठा एक थर्ड बाउल जो था उसमें डिप कर दिया. जो थर्ड बाउल था हमारा वो हमारा बियरेबल था, गरम था, बियरेबल था. उसमें हमने पानी में हाथ डाल दिया. तो उसके बाद में आप क्या फील करोगे? जो आपका लेफ्ट हैंड था वो कोसे पानी में गया था और जो आपका राइट हैंड था वो आपका चिल्ड पानी में गया था. ठीक है. तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व क्या करोगे? ए हैंड तो आपका ठंडा एकदम से और राइट हैंड आपका गर्म एकदम से. जब आपने उसके बाद में उसको मिक्स्ड बाउल में हैंड डाला तो आपने क्या देखा? सी बाउल में जो आपका आपने हाथ डाला तो आपका जो राइट हैंड था जो बिल्कुल ठंडे चिल्ड वाटर में था वो आपका कोसा हो गया, वार्म हो गया. और जो आपका लेफ्ट हैंड था जो आपने गर्म पानी में डाला था वो आपका थोड़ा गर्म हो गया, वो थोड़ा ठंडा हो गया. ठीक है. तो इट मीन्स पर इससे हमारा बेटा ये हमारी हैंड की मूवमेंट टेम्परेचर तो चेंज हो गया, पर इससे हम कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि हमारा जो पानी जो है कोई रिलायबिलिटी नहीं आई कितने टेम्परेचर पे पानी था, कितना गर्म था या कितना ठंडा था. ठीक है. इसलिए अभी मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी. हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो
गर्म बॉडी से कोल्डर बॉडी पे जाती है। वो कब तक जाती है? तब तक जाती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाता। अब इक्विलिब्रियम आप बोलोगे इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज बेसिकली एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाता है। मीन्स बहुत मतलब जो दोनों उसका ठीक टेम्परेचर आ जाता है। हॉट वाला इतना हॉट नहीं रहेगा, कोल्ड वाला इतना कोल्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसकी देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट्स लिए हमने। ठीक है, 2 बॉक्सेस लगा लो, 2 आयरन बॉक्सेस हमने लिए। एक आपका बहुत हॉट है और एक आपका बहुत कोल्ड है। ठीक है, एक आपका बहुत हॉट है और एक बात आपका कोल्ड है। आपने 2 आयरन ऑब्जेक्ट्स लिए। अब आपने क्या किया, उन दोनों को साथ साथ एक जगह पे रख दिया। जब आपने एक साथ रख दिया तो थोड़ी देर बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो अपना टेम्परेचर जो है वो कोल्डर की तरफ पास ऑन करेगा। हॉटर चीज़ अपने आप हॉटनेस जो है वो कोल्ड की और ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन करेगा। तो उससे थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, जो आपकी हॉटर ऑब्जेक्ट है ये आपकी थोड़ी ल्यूकफॉर्म हो जाएगी और जो आपकी कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो भी थोड़ी सी आपकी टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। बिल्कुल चिल्ड से वो थोड़ा वार्म में आ जाएगा। तो इससे बेसिकली आपका क्या पता चलता है, हमने ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इन दोनों एग्जांपल से आपको क्या पता चलता है कि जो गर्म चीज़ है वो गर्म चीज़ अपना टेम्परेचर लूज़ करती है जब वो ठंडे के कांटेक्ट में आती है। वो ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो गर्म चीज़ है वो अपना टेम्परेचर ठंडी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देती है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो अब ये तो आ गया कि हमारी हीट ट्रांसफर होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। नाउ कम्स के टेम्परेचर क्या होता है। आप लोग घर में ही सुनते हो ना, इसको टेम्परेचर हो गया, इसका टेम्परेचर इतना। वो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, आप क्या देखते हो टेम्परेचर में? बेसिकली आप ये देखते हो कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो हॉटनेस, एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस देखने के लिए हम टेम्परेचर का मेजर लेते हैं, टेम्परेचर हम देखते हैं, चेक करते हैं। अब जो टेम्परेचर है वो किससे चेक करते हैं? उसके लिए हमारी एक डिवाइस बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, हमें पता चलता है चीज़ हमारी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, अब मैं आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बताऊंगी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपको मैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। अब ये देखो, मैया में टेम्परेचर जो आप किससे मेजर करते हो? घर में अगर किसी को टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आप कैसे मेजर करते हो? थर्मामीटर यूज़ करते हो ना। तो टेम्परेचर इज यूज्ड मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर। मीन्स थर्मामीटर का कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी डिवाइस हमारी यूज़ होती है तब टेम्परेचर चेक करने के लिए? वो हमारी थर्मामीटर यूज़ होती है। कॉमनली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ही हमारा टेम्परेचर मेजर होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट डिग्री एफ और एंड केल्विन के में। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं, जब हम ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, कि बोलते हैं 98.6 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट में है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में है। और एक और बहुत बड़ा यूनिट है वो दैट इज़ के। वो आपकी लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, नॉर्मली इट इज़ नॉट यूज़। हम लोग ज़्यादा जो है केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट ही यूज़ करते हैं। जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन है। ठीक है, इसमें आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको कोई पूछ ले कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है। मीन्स आपको अगर कोई पूछे 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स, देन इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इट इज़ 273 डिग्री केल्विन्स। ये बच्चे ओलंपियाड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच यू शुड नो। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मैथ फॉर्मूला क्या है। 30 ये आपको ये इसलिए आप इसको अच्छे से अपने ब्रेन में इसको
स्टोर करके रखो, आप समझ के रखो कि आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 डिग्री कैल्विन्स। डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर की टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आपके घरों में, जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो अपना टेम्परेचर फीवर चेक करवाने के लिए, तो आप वो डॉक्टर जो है आपके वो या आपके घरों में नॉर्मली ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये जो आपको पिक में नीचे दिख रहा है ये वाला थर्मामीटर, ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है। नॉर्मली पहले घरों में यही होता था, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए हैं, सो डिजिटल यूज़ करने लगे हैं हम, पर मैं आपको इसी का समझा रही हूँ जो हमारे पास अवेलेबल होता है सबके घरों में। सब बच्चों ने ये देखा भी होगा। सो चलो बात करते हैं अब। ये थर्मामीटर से क्या करते हैं आप बच्चे, आप अगर कभी टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया, तो वो कैसे देखोगे, वो इस इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट से आप देखते हो। नॉर्मली इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्या होता है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ये वेरी करता है सेंटीग्रेड्स में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि टेम्परेचर जो हमारा सेंटीग्रेड्स में और फ़ारेनहाइट्स में होता है, तो ये जो सेंटीग्रेड्स में अगर आप देखोगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड में वेरी करेगा, और अगर आप फ़ारेनहाइट में देखोगे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में वेरी करता है नॉर्मली। ठीक है, और ये अब थर्मामीटर की क्या है, स्टार्टिंग में देखो इसकी इस थर्मामीटर में एक ये लंबी सी थिन ट्यूब है, पहले थिन ग्लास ट्यूब है ये पहले, और ये एक एंड पे होती है। ये क्या है, ये इसमें बल्ब है, ये नॉर्मली इसको बल्ब कहते हैं हम। ये बल्ब में क्या होता है जो हम मुंह में डालते हैं, ये बल्ब है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मरकरी। इसमें क्या होता है, मरकरी होती है। जो मरकरी है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ होती है, बट ये आप ध्यान रखना ये बहुत पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हैंडल ध्यान से करना पड़ता है, इसीलिए ऐसे पैक्ड ग्लास ट्यूब के बीच में होती है। मरकरी से आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। इसके बाद में देयर इज ऑल्सो किंक इन द थर्मामीटर। इस जो बल्ब के बाद में यहाँ पे किंक होता है, ये किंक की इस साइड देखो आप, मैंने एक पिक बनाई हुई है, ये किंक की है, ये किंग की पिक है, इसके आगे ये लगा होता है। अब आप बोलोगे जब मरकरी ने टेम्परेचर देखना है तो ये किंग का क्या यूज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ इस किंग का क्या यूज़ है। नॉर्मली 7th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि किंग किस लिए लगी होती थर्मामीटर में, इसका क्या फंक्शन है, क्या यूज़ है, किसी भी वे में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। किंग की देखो शेप कैसी है, किंग की शेप जो है वो स्ट्रेट तो है नहीं है, ऐसी तो है नहीं है, ये ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, स्लोप अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, फिर डाउन और अपवर्ड्स आ गई, फिर स्ट्रेट आ गई। ये इस क्यों होता है ऐसे, ये इसलिए होता है कि जब आप मरकरी आपने मुंह में डालोगे, मरकरी का क्या सिस्टम होता है, ये बल्ब में मरकरी है, मरकरी अगर जैसे ही गर्म होती है तो मरकरी अपना काम करना शुरू कर देती है, मरकरी फैल जाती है। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि गर्म होने से चीज़ें एक्सपैंड होती हैं और ठंडे होने से चीज़ें ठंडे हो जाती है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपने 6th क्लास में पढ़ी थी ना। इन द सेम वे जब आप मरकरी मुंह में डालते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे मरकरी का आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मरकरी गर्म होना शुरू होगी, वैसे वैसे वो एक्सपैंड होगी, तो इन चीज़ों से वो एक्सपैंड हो जाती है और वो पीछे चल जाती है। तो इस जगह पे जाएगा तो आपको आपका टेम्परेचर पता चलेगा। ठीक है, और अब है कि अगर ये ना हो, मान लो अब देखो जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब हमने आपका किसी का बॉडी टेम्परेचर आप देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स घर में चेक करेंगे या आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवाओगे तो पहले वो शेक करते हैं थर्मामीटर को। अब वो शेक क्यों करते हैं, वो शेक इसलिए होता है ताकि अगर मरकरी पीछे आया हुआ है तो वो आगे आ जाए,
टॉप पे आ जाए, ताकि हमारे को एग्जैक्ट रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग हमें पता चले। ये किंक का पर्पस ये है, मरकरी को आगे पीछे फैलने नहीं देती है। अगर वो गर्माइश में होगा तभी एक्सपैंड करेगा, अदरवाइज वो नहीं एक्सपैंड करेगा। मरकरी अपनी जगह पे ही रहेगा, स्टार्टिंग में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर किंक नहीं होगा थर्मामीटर में तो आपको जो मरकरी है वो एक्सपैंड होता रहेगा और पीछे आगे पीछे होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टेम्परेचर एक्चुअल क्या है बॉडी का, ठीक है। इसलिए किंक लगा हुआ होता है। इसको ध्यान से समझ लेना, किंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है 7th क्लास के बच्चों को, राइट। समझ आ गया आपको? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, नाउ कम्स बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, आगे हम देखते हैं। आगे हमने डिस्कस करना है व्हाट आर द वेरियस प्रिकॉशंस दैट आर टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले भी वॉश करना चाहिए, यूज़ करने के बाद में भी वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक बार यूज़ किया हमने और उसके बाद में उसमें अगर आप अपने माउथ में डाल के रखोगे, या छोटे बच्चों के जैसे हम आर्म पिट में डालते हैं, या कोई ज़्यादा एज है उनके आर्म पिट में डाल देते हैं, उसे हम टेम्परेचर देखते हैं। तो अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ तो हमारे मुंह से भी बैक्टीरिया जर्म्स लगते हैं, आर्म पिट से भी लगते हैं, इसलिए उसको हमेशा वॉश करना चाहिए। दूसरी बात, ये सिंगल एक बंदे ने तो यूज़ नहीं करना, मल्टीपल लोगों ने यूज़ करना है। आप घर में भी हो, अगर आप 4 मेंबर्स हो, 4 के 4 आप यूज़ करोगे, ये तो है नहीं कि एक जना यूज़ करेगा। और अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज़ करें उनके पास तो कितने हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज़ करेंगे। सो फॉर दिस पर्पज़ वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में वॉश करते हैं डॉक्टर्स। बट अगर आप जैसे घरों में हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में नहीं वॉश करते तो हम पानी से ज़रूर वॉश करते हैं, ठीक है। Second thing is ensure that before use a mercury level is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप यूज़ कर रहे हो तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए मर्करी लेवल, इसीलिए हम उसको एक बार शेक ज़रूर करते हैं वॉश करने के बाद में। देन अब है कि रीडिंग कैसे रीड करनी है। हमने थर्मामीटर हमने किस एंगल पे रखना है। हमेशा जब आपने थर्मामीटर की रीडिंग पढ़नी है तो उसको आपने अपने लाइन ऑफ साइट आइज के लेवल के बराबर रखना है और सीधा रख के आपने उसकी रीडिंग लेनी है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अपनी आइज के लेवल के हिसाब से आपने स्ट्रेट रखना है और उससे आपने रीडिंग पढ़नी है। उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करके देखना है, सीधा ही उसको देखना है। नेक्स्ट इज हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड सब्सटेंस इट कैन ब्रेक। अब ये देखो थर्मामीटर जो है वो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। थर्मामीटर को हमने बड़े ध्यान से रखते हैं। अगर हम ध्यान से नहीं रखें, कई बार हो सकता है वो किसी हार्ड चीज़ को टच कर जाए, हिट कर जाए तो वो टूट जाएगा। इसीलिए थर्मामीटर को बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़ करने से पहले भी उसको हमने एक उसके जो आपको थर्मामीटर मिलता है वो एक केस में मिलता है, वो एक बॉक्स में मिलता है, उसके बीच में ही रखना चाहिए ताकि वो कहीं गिर के टूटे ना। अब क्यों ना वो टूटे, क्योंकि अगर वो टूटेगा उसके बीच में मरकरी है जिससे आपका थर्मामीटर की आपकी टेम्परेचर की बॉडी टेम्परेचर की रीडिंग आती है। वो मरकरी अगर नीचे गिर के टूट जाता है तो वो बहुत टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। इसलिए उसको हमेशा प्रॉपरली केयर के साथ उसको रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज लास्ट, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। बल्ब को पकड़ के उसको रीड नहीं करना है। क्यों बल्ब को पकड़ के उसको थर्मामीटर को रीड नहीं करना है? क्योंकि बल्ब जो है वो
आपका हार्ट हैंड्स का टेम्परेचर गर्म होगा, अगर आप वहाँ से पकड़ के करोगे तो वो एक्चुअल रीडिंग आपको नहीं बताएगा। सो एक्चुअल रीडिंग कर जानने के लिए आप उसको कभी भी उसके बल्ब से नहीं टच पकड़ते हो, हमेशा उसको साइड से पकड़ते हो। ठीक है। सो ये सारी थी प्रिकॉशंस जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमें पता होने चाहिए, हमें ध्यान से उसको करना है। नाउ कम्स लेबोरेटरी थर्मामीटर का। क्लिनिकल थर्मामीटर हमने कर लिया, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका लेबोरेटरीज में यूज होता है। ठीक है। एक देखो डिफरेंस क्या है, जो आपका नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर था वो आपका 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेरे टेम्परेचर करता था, और ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर करता है। ओके। अब ये देखो, इसके बीच में एक बहुत फाइन नैरो ग्लास ट्यूब होती है विच हैज थिन बल्ब एट द लोअर एंड। लोअर एंड पे थिन बल्ब होता है। थिन बल्ब में क्या होगा? मर्करी। ठीक है। अब ये देखो, ये जैसे ये पिक है, यहाँ पे ये थर्मामीटर है, ये देखो वैसे ही थर्मामीटर है जैसा हमारा क्लिनिकल होता है, लेकिन ये लंबा ज़्यादा है। ये यहाँ पे बल्ब है, ये पतली सी ट्यूब है, और ये बल्ब जो है इसकी एंड पे है, लोअर एंड पे है। यहाँ पे हमारा मरकरी होता है, यहाँ से ये मरकरी है, और यहाँ से हमारा पता चलेगा टेम्परेचर कहाँ को जा रहा है, कितना है कितना नहीं। ठीक है, समझ आई बात? अब इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की भी, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर की डिस्कस की थी। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि in this, while using laboratory thermometer, all the precautions which we were taking in the case of clinical thermometer that are to be considered here also. क्या मतलब कि जो हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो सारी प्रिकॉशंस, वो सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में किया था, वो तो सब चीज़ों का ध्यान रखना ही है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है। इट मीन्स जो उसमें प्रिकॉशंस थी, जो कि उसको आफ्टर एवरी यूज़, बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़ यू हैव टू वॉश इट, वॉश द थर्मामीटर को वॉश करना है, उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना है, पैक करके रखना है, ध्यान रखना है कि वो किसी हार्ड सब्सटेंस को टच ना करे, हिट ना करे, ताकि अगर वो टूट जाएगा, नहीं तो टूटने का डर है। सो ये कुछ, और दूसरा हमने उसको उसमें जैसे कुछ वॉश करना है और उसको शेक करना है, देन उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में इफ़ पॉसिबल वॉश करो, अदरवाइज उसको वाटर से वॉश करो। सो ये सारी जो हमारी इसमें प्रिकॉशंस थी क्लिनिकल थर्मामीटर में, वो सारी लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी हैं। पर यह पहले आपको मैं इसकी बता दूं प्रिकॉशंस लेबोरेटरी थर्मामीटर की, फिर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्लिनिकल थर्मामीटर में है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं है। पहले हम प्रिकॉशंस डिस्कस करते हैं, देन आई लेट यू नो। ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड। उसको सीधा रखना है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, उसको हमेशा स्ट्रेट रखना है। और दूसरा, लेबोरेटरी थर्मामीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है, आपने जिस चीज़ का आपने मेजर करना है टेम्परेचर, उस चीज़ में रखोगे, ध्यान रखोगे कि वो नीचे टच नहीं करना चाहिए कंटेनर को, और उस थर्मामीटर के आसपास वो चीज़ होनी चाहिए पूरी, मतलब चारों साइड से वो उस चीज़ से कवर होना चाहिए, चारों साइड्स उसके आसपास में वो चीज़ होनी चाहिए, और वो कंटेनर में उसको बॉटम नहीं लगेगी, उसको नीचे नहीं, उसका बॉटम को नहीं टच करेगा। अगर वो बॉटम को टच करेगा तो आपका टेम्परेचर सही नहीं आएगा। ठीक है। और आप इसका टेम्परेचर उसके बीच में ही आप देखते हो। देन कम्स कि मैंने आपको बोला था एक फ़र्क है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में।
क्लिनिकल थर्मामीटर में भी मरकरी है और इसमें भी मरकरी है, मरकरी से ही हमारा पता चलेगा टेम्परेचर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों के बल्ब लगा हुआ है जिससे हमारा टेम्परेचर पता चलता है। नाउ कम्स, आपको अगर रिकॉल करो, आपने जब क्लिनिकल थर्मामीटर किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके बीच में हम एक किंक है। किंक का फंक्शन क्या है? किंक से वो मरकरी ऊपर नीचे नहीं जाता है, वो एक जगह पे उसको स्टेबल करके रखता है। जब उसको हीट मिलेगी, टेम्परेचर आपके मुंह में आप टेम्परेचर चेक करोगे, माउथ में या आप आर्मपिट्स में चेक करोगे, जहाँ पे भी चेक करोगे, जब वो बॉडी की वार्मथ उसको मिलेगी तो उस हिसाब फिर एक्सपैंड करना शुरू करता है मरकरी, फिर वो किंग से पीछे नीचे को जाता है। और जब आप उसको एक बार अच्छे से जर्क कर देते हो, टेम्परेचर देखने के बाद में उसको अच्छे से जर्क करोगे, उसको हिलाओगे, तो वो वापस अपनी जगह पे मरकरी आ जाती है और फिर वो किंक उसको हिलने नहीं देता है। ये चीज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं है, ठीक है। अगर आपको किंग का फंक्शन या आपको उसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। और ये 7th क्लास में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं कि किंग क्यों होती है थर्मामीटर में, उसका क्या यूज़ है, ठीक है बच्चे। अब हम डिस्कस करते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमने दोनों थर्मामीटर पढ़ लिए, अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का में क्या फ़र्क है। अब देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर जो था उसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, या फ़ारेनहाइट में कर लो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है, उसके बीच में रहती है। पर आपकी जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो उसकी जो रेंज बहुत ज़्यादा है, उसकी रेंज कहाँ तक है? वो मेजर करता है टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ज़्यादा है और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल in clinical thermometer temperature is read only after removing the thermometer from the armpit or mouth। आप उसको क्लिनिकल थर्मामीटर से रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी आर्मपिट से उसको निकाल दोगे या आप अपने माउथ से उसको निकाल दोगे। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर तभी आप रीड कर पाओगे जब वो उस चीज़ के बीच में रहेगा। जैसे आप उस चीज़ के बीच में से निकाल दोगे तो टेम्परेचर उसका वैनिश हो जाएगा। सो जिस चीज़ का टेम्परेचर हमने देखना है उस चीज़ के बीच में थर्मामीटर होना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में और क्लिनिकल के केस में हम उसको निकालते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एंड साइंटिफिक थर्मामीटर इज़ यूज्ड फॉर scientific experiments in the laboratory। Next comes jerks are required to lower the mercury level। jerks उसमें चाहिए होते हैं मर्करी लेवल को लोअर करने के लिए, हमें मतलब उसको हिलाना पड़ता है, एक बार शेक करना पड़ता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें कोई जर्क देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही नीचे आ जाता है, उसमें किंक ही नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक है जिसके कारण वो एक जगह पे रुक जाता है। अगर हम जर्क नहीं देंगे तो वो पीछे नहीं जाएगा, उसको नहीं हिलाएंगे तो पीछे नहीं जाएगा। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में तो किंक है ही नहीं, जब किंक है ही नहीं तो मरकरी तो अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें जर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चे। सो ये हमारा डिफरेंस क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में, और ये चीज़ें आपको पेपर में आ जाती हैं तो यू शुड नो, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। After discussing clinical and laboratory thermometer, now we will discuss other thermometers। अब हम और thermometers को डिस्कस करेंगे। आता हमारा डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर जैसे पिक इसमें बनी हुई है, ये आप लोगों ने देखा होगा। कॉमनली आजकल सब लोगों के घर में ये वाले थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं। ये वाले डिजिटल थर्मामीटर्स हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स मैंने आपको पहले करवाए हैं उसमें जो मैंने पिक दिखाई थी वो पहले सब लोग नॉर्मली सबके घर में अवेलेबल होता था या डॉक्टर्स के पास होता था। बट आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के कारण हम ये यूज़ करने लगे हैं डिजिटल। पहले मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगी भी कि हमारे इसमें क्या फ़ायदा है और
मतलब इस हमारे को डिजिटल में क्या एडवांटेज है क्लिनिकल थर्मामीटर को ना यूज़ करने से। पहली चीज़ ये देखो, डिजिटल थर्मामीटर जो है गिव्स रीडिंग डिजिटली, ये डिजिटली रीडिंग हमें दे देता है। अब देखो बेटे, आप अगर ये पिक में देखो, इस पिक में देखो तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपको डिजिटल आपकी रीडिंग आ जाती है कि बॉडी टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। ठीक है। अब डिजिटल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली पहले वॉच कैसी होती थी, वॉच या क्लॉक कैसी होती थी, जिसके बीच में आपको सेकेंड्स वाली सुई, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड सब आपको नज़र आते थे, एंड यू हैव टू चेक के कितना टाइम हुआ है। बट विद इनोवेशन कौन सी घड़ी वॉचेस आई और या क्लॉक्स आई, अब आने लगी हैं डिजिटल, जिसमें आपको कुछ आपको देखना नहीं पड़ता कि मिनट हैंड कौन से फिगर पे है और आवर हैंड कौन से फिगर पे। आप विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाता है, आपको डिजिटल से ना डिजिट्स लिखे होते हैं तो आपको पता चल जाता है टाइम कितना हुआ है। इन द सेम वे डिजिटल थर्मामीटर में भी वही चीज़ है। इसमें आपको जैसे आपको उसको जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था उसको रीडिंग करने के लिए आप उसको अपनी आई कांटेक्ट से उसकी लेवल पे आपको लाना पड़ता था थर्मामीटर, देन यू हैव टू चेक कि कितना आपका थर्मामीटर है, राइट। आप उसको ऊपर नीचे कर दोगे, अगर उसको आपको सीधा ही रखना पड़ता है उसकी रीडिंग लेने के लिए, अगर आप हिला दोगे तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। बट ऐसी चीज़ें ये डिजिटल थर्मामीटर में नहीं है। इसकी ये एडवांटेज है कि आप इजीली आपको सिर्फ नंबर ही रीड करना है, कितना नंबर आया है, क्या आपकी रीडिंग आई है, आपको उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज सेफर टू यूज एज इट हैज़ नो मर्करी। अब देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारी मर्करी आती है ना, जो देखो उसमें भी अगर आप देखो और इसमें भी है, उसमें भी पहले ये बल्ब लगा हुआ था ना क्लिनिकल में, ये देखो इसमें भी है, डिजिटल में भी है। ये क्लिनिकल में क्या था, इस बल्ब के बीच में हमारी मरकरी थी, बट ये डिजिटल में इसके बीच में हमारी मरकरी नहीं है, इस बल्ब के बीच में हमारा सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर से आपकी बॉडी रीडिंग पता चलती है। अब उसके क्लिनिकल थर्मामीटर में उस बल्ब के बीच में हमारी मरकरी थी। मरकरी का ये था, वो आप अपने आर्म पिट में या अपने माउथ में आप रखोगे थोड़ी देर, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपने रखना है, और उसके बाद में आपका टेम्परेचर जो है मरकरी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर आप बॉडी का मतलब आपके माउथ में या आपके आर्म पिट में राइज होगा, वैसे वैसे मरकरी एक्सपैंड करनी शुरू करेगी और आपकी रीडिंग सही देगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर में क्या है, डिजिटल में मरकरी ही नहीं है, सेंसर से आपका पता चलेगा कि आपका टेम्परेचर बॉडी का कितना है और कितना नहीं है, राइट। इसकी बेटा एक एडवांटेज और है, इसमें आपको जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें आपको टाइम देखना पड़ता था 1-2 मिनट्स, कि 2 मिनट्स के लिए आप माउथ में रखोगे या 1 मिनट के लिए आप माउथ में रखोगे, तब आपका टेम्परेचर पता चलेगा। बट डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल जैसे ही आप माउथ में डालोगे उसके बाद में वो अपना टेम्परेचर की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी देखने की, तो अपने आप बीप बजती है डिजिटल थर्मामीटर में। इसमें अपने आप बीप बजती है तो आपको पता चल जाता है, अब आप मुंह से निकालो और आपके माउथ में से निकालने के बाद में वो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड कर चुका है आपकी बॉडी का कितना है, राइट। एक और इसका फ़ायदा है, इट इज़ ईजी टू डिस्पोज। जो डिजिटल थर्मामीटर है वो डिस्पोज करना ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी थी, मरकरी होने के कारण अगर आप हार्ड सब्सटेंस से वो टच कर देता है, दूसरा वो ग्लास ट्यूब का है, अगर वो हार्ड सब्सटेंस से टच कर देता है वो ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेक हो जाता है और उसकी जो आगे मरकरी है वो नीचे गिर जाएगी। और मरकरी जो है बहुत टॉक्सिक, बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है। सो अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया तो द पर्सन विल डाई, ठीक है। बट ऐसी कोई चीज़ इसमें हमारी डिजिटल थर्मामीटर में नहीं है, सो इसको डिस्पोज करना इजी है, ओके। सो ये आपका डिजिटल थर्मामीटर जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कौन सा है,
नॉर्मली आप लोगों ने ये वाले थर्मामीटर्स नहीं देखे होंगे। ये जो थर्मामीटर है वो एयर का टेम्परेचर बताता है हमारे को कि एयर में कितना टेम्परेचर है या नहीं है। अब देखो, जो आप टीवी में देखते हो या आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो, उसमें आपको डेली वेदर रिपोर्ट दी होती है। आजकल आप मोबाइल्स में देख लो, वेदर रिपोर्ट्स दी होती है, आप टीवीज़ में दी होती है। तो वो रिपोर्ट्स कहाँ से पता चलती है? वेदर में, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आपकी टेम्परेचर है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ये जो पिक लगी हुई है ना साइड पे, इससे पता चलती है। ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की पिक है, राइट। एयर टेम्परेचर पता चलता है। अभी इसमें देखो, एक साइड ये मैक्सिमम है और एक साइड ये मिनिमम है। ये जो आपकी सेंटर में जो ये आपका है नॉब है, ये नॉब जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इस साइड वो मैक्सिमम टेम्परेचर देख लेगा और इस साइड वो मिनिमम टेम्परेचर की रीडिंग आपको बता देगा। ठीक है बेटा। अभी तक बेटा हमने जितने भी थर्मामीटर्स हमने किए हैं, देखो क्लिनिकल किया है हमने, लेबोरेटरी किया है हमने, डिजिटल किया और मैक्सिमम मिनिमम किया। इन सब के अपने अपने यूजेस हैं। जो क्लिनिकल है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखने के काम आता है। क्लिनिकल के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, वो डिजिटल थर्मामीटर बना है। हमने किया ना लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो आपकी लेबोरेटरी में चीज़ों को, एसिड्स वगैरह क्या टेम्परेचर देखने के लिए वो आपके यूज़ होता है। देन कम्स मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ये आपकी एयर टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ होता है। सो सारे थर्मामीटर्स का अलग अलग यूज़ है। फाइन, करते हैं। अब ये आ गया मर्करी। मर्करी जो है ये थर्मामीट्रिक लिक्विड है, थर्मामेट्रिक लिक्विड है मर्करी एक। अब आप मुझे बोलोगे कि मर्करी देखो जी कितनी शाइन कर रही है। ये देखो, ये मर्करी आपकी कितनी शाइन कर रही है। ये आपकी जो उसमें टेम्परेचर को रीड करने के लिए यूज़ होती है, राइट। इस टाइप की ये होती है, जेली टाइप सब्सटेंस ही होती है। चलो कि when why mercury is used as a thermometric liquid, जब मर्करी इतनी टॉक्सिक है, इतनी पॉइजनस है, तो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं लिक्विड, थर्मामेट्रिक लिक्विड में? टेम्परेचर रीड करने के लिए मर्करी ही क्यों यूज़ होती है, जबकि वो इतनी ज़्यादा पॉइजनस, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये बच्चे इसके आपके रीजंस मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि क्यों हम यूज़ करते हैं। एक पहला रीज़न तो ये है कि इट इज़ शाइनी एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ट्यूब। ये शाइनी ये सब्सटेंस होती है, ठीक है। और जो आपकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स आपने देखे हैं उनके बीच में मर्करी होती है, तो वो अलग नज़र आती है। अगर ये मान लो ये शाइनी नहीं होगी, ये डल कलर की होगी और शाइनी नहीं होगी, तो आपको ग्लास ट्यूब के बीच में से अच्छे से नज़र नहीं आएगी, आपको रीडिंग नहीं पता चलेगी। सेकेंड रीज़न है इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। ये ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। अगर ये चिपक जाएगी तो आपको रीडिंग ही नहीं पता चलेगी। सो ये एक्सपैंड होती है गर्म होने से और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है टेम्परेचर डाउन होने से। तो ये ग्लास से चिपकती नहीं है। इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइजेस। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये फैलना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर वही प्रिंसिपल यूज होता है जो आपने 6 में पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग। गर्म होने से एक्सपेंशन होती है और ठंडे होने से कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा अच्छे से आप ध्यान से इसको कर लेना। नाउ कम्स ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट जैसे आप देख रहे हो, रेड मीन्स इट्स हॉट एंड ब्लू मीन्स इट्स कोल्ड। वो गर्म से ठंडे में देखो एक उसमें जा रहा है, एक वो आपके सामने लगा हुआ है, ये स्लाइड पे एक चीज़ ब्लॉक सा पड़ा हुआ है, रॉड पड़ी है, मेटालिक पीस पड़ा हुआ है। वो रेड मीन्स हॉट, रेड से वो कोल्ड में जा रहा है, गर्म से ठंडे में जा रहा है। वो कैसे जा रहा है ये मैंने आपको पहले बताया था, जनरल सा इंट्रोडक्शन में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So now heat flows from body at higher temperature to the body of lower temperature. Heat जो flow करती है ज़्यादा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। The
फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन बोथ द बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर। अब ये देखो, इस चीज़ के लिए हमेशा जो टेम्परेचर है वो गर्म से ठंडे में ट्रांसफ़र होता है, राइट। और वो तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक दोनों चीज़ों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। इस चीज़ के लिए कुछ हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ कंडीशंस हमारे को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। जैसे जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो इन टच में होने चाहिए, क्लोज कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर वो एकदम साथ साथ नहीं होंगे तो वो उसका जो टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो नहीं होगा। सो हीट ट्रांसफ़र जो होती है ये हमारे 3 वेज, देयर आर 3 वेज इन विच हीट ट्रांसफर्स। हीट हमारी ट्रांसफ़र 3 वेज में होती है। कौन कौन से 3 वेज हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। These are the 3 ways in which the heat transfers from the hotter part of the body to the colder part। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पार्ट हम कंडक्शन डिस्कस करेंगे। कंडक्शन देखो, इसमें क्या है, ये देखो, ये आपको पिक में दिख रहा है कि हमने एक पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर, और जिसकी जो है वो पैन की जो डंडा है जहाँ से पकड़ते हैं हम उसको, हैंडल यू कैन से, वो भी उसी मेटल का जिस मटेरियल का हमारा पैन है। सो अगर वो पैन आपका आयरन का है तो वो उसका जो हैंडल है वो भी आयरन का है। ये देखो धीरे धीरे वो क्या पता चल रहा है आपको, वो गर्म जो फ्लेम आ रही है वो आपकी पैन में आ रही है, पर वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रही है? हैंडल में हो रही है। हमने ये चीज़ समझनी है ये कैसे होती है, राइट। तो ये हम देखते हैं, देखो यही चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी और हॉटर पार्ट ऑफ टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी इज़ नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ पे आपकी हीट की ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे, या एक आपका पीस है उस पीस के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हीट ट्रांसफ़र के लिए ये ज़रूरी है कि दो जो उसके जहाँ से हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होना है वो इन टच होने चाहिए, कांटेक्ट में पास होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो इट कैन बी कि एक ही, जैसे आपका अभी आपको मैंने उसमें दिखाया है पिछली स्लाइड में, जैसे पैन था, तो पैन अगर आपका मेटल का है, आयरन का है फॉर एग्जांपल, तो आपका उसका हैंडल भी आयरन का है। तो धीरे धीरे वहाँ से आपकी हीट, अब हम पैन पे लग रही है हीट, और धीरे धीरे वो हीट जो है हैंडल तक जा रही है, ठीक है। तो ये एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, हॉटर पार्ट एंड कोल्डर पार्ट। और ये अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अलग अलग जो 2 बॉडीज़ भी हो सकती हैं। अगर वो 2 बॉडीज़ होंगी तो वो इन टच होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, राइट। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? कंडक्शन के थ्रू। समटाइम्स आपको एग्ज़ाम में MCQ में, ट्रू फॉल्स में या 1 मार्क क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिड चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र कौन से प्रोसेस से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंडक्शन से हीट हमारी सॉलिड्स में ट्रांसफ़र होती है, राइट। नाउ अब हीट कंडक्शन के लिए आपकी कंडीशंस हैं कुछ। वो कंडीशंस क्या हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। यही मैंने आपको पहले बताया, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों एक डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि टेम्परेचर जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होना चाहिए, एक गर्म एक ठंडा। ये नहीं कि दोनों ही गर्म है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दोनों ही ठंडे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर दोनों का टेम्परेचर अलग है तो हीट कंडक्शन होगी। तो इसके लिए ये एक आपकी कंडीशन है, और दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, राइट। सो नाउ एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अब क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ हीट टू पास थ्रू वेयर एज सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट। कई ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने पास से हीट पास होने के लिए परमिशन देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे को परमिशन नहीं देते हैं।
जो अपने पास से हीट को पास होने की परमिशन देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल्स आ गई एल्यूमिनियम या आयरन या ब्रास, इन चीज़ों में ये सो दीज आर नोन एज अ कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से हीट पास ऑन नहीं होने देती, परमिशन नहीं देती हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट या नॉन कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, राइट। नाउ समटाइम्स क्या होता है बेटा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एयर है हमारी वो इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर, अब आप बोलोगे इंसुलेटर कैसी है। अब देखो अगर एयर हमारी इंसुलेटर नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं पे आग लगी है, अब जैसे लोहड़ी पे हम लोग आग लगाते हैं ना रात को, हम जब आग लगाते हैं तो अगर हम वो एयर आपकी इंसुलेटर नहीं होगी तो क्या होगा, सारी जगह आग फैल जाएगी। बट एयर इज अ इंसुलेटर। इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे आपने आग लगाई है, राइट, वुडन लॉग्स को जहाँ पे आपने आग लगाई है उसके आसपास का टेम्परेचर गर्म होगा, नियर का, पर अगर दूर देखोगे वहाँ का टेम्परेचर गर्म नहीं होगा, ठीक है। जो जहाँ पे आपने आग लगाई है वहाँ पे एकदम हीट है, अगर आप वहाँ पे बैठे हो, आसपास पास बैठे, थोड़ी सी दूर बैठे हो तो आपको इतनी वार्मथ नहीं महसूस होगी। बट अगर आप उसके नज़दीक बैठोगे, आपकी बॉडी ठंडी है, लोहड़ी हम ठंडी पे सर्दियों में जलाते हैं, तो वुडन लॉग्स को हमने आग सर्दियों में लगाई है, ठंड में लगाई है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है। अगर आप अपने हैंड्स को गर्म करना चाहते हो तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने जो आग लगाई है वुडन लॉग्स को उसके आगे हम थोड़े अपने हाथ रखते हैं तो हमारे हाथों को गर्माइश महसूस होती है। तो क्या ठंडी, हमारा पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है पर आप देखोगे आपके हाथों का टेम्परेचर थोड़ा वार्म होने लग जाएगा। अब वो क्या है, आग हमने लगाई है वुडन लॉग्स को, उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई है, वो तो जल रही है, उसका तो लो हो नहीं रहा है। तो आप जितनी देर तक वहाँ पे हाथ, वो तो यही करेगा, अगर आप जितनी देर तक हाथ वहाँ पे आगे, हैंड्स अपने आगे रखोगे उतनी देर तक आपकी हैंड्स का टेम्परेचर हाई होता रहेगा, जितना यू कैन टॉलरेट, राइट। थोड़ी देर बाद में अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर बैठे हो तो आपको फील नहीं होगा। जो जितनी जगह पे आपने आग लगाई है उसके आसपास के एरिया में आपकी गर्माइश हो गई है, हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, बट दूर नहीं हो रही है। इट इज़ ओनली थ्रू एयर। तो एयर जो है हर वेले इंसुलेटर नहीं काम करते, सम टाइम्स इट बिकम्स कंडक्टर, राइट। इंसुलेटर हमेशा एयर नहीं होती है, समटाइम्स इट इज अ कंडक्टर, इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर्स। ये जो आपका मैंने फोर्थ पॉइंट लिखे थे, इंसुलेटर्स अंडर सर्टन कंडीशंस एक्ट्स एज अ कंडक्टर, इसमें जैसे मैंने आपको ये अभी एयर की एग्जांपल दी है। सो दे आर टर्म्ड एज पुअर कंडक्टर्स, नो मटेरियल इज अ कंप्लीट इंसुलेटर। कोई भी मटेरियल आपका कंप्लीट इंसुलेटर नहीं है, इन सर्टन कंडीशंस इट बिकम्स कंडक्टर ऑल्सो। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, अब आप देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो उनके अंदर वो मेटेलिक वायर्स होती हैं, मेटल की होती है, कॉपर या ब्रास की होती हैं, तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हम किस चीज़ की होती है, वो प्लास्टिक की होती है। वो प्लास्टिक की इसीलिए कवरिंग होती है ताकि जब हम उसको प्लग इन करें, करंट उसके बीच में आए तो वो आपको करंट आपको महसूस ना आए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है और जो मेटल है कॉपर ब्रास जो है वो कंडक्टर है। ओके, इसीलिए आपकी वो चीज़ें जो है वो प्लास्टिक से कवर होती हैं, वायर्स। ठीक है बेटा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हमने अभी डिस्कस करके हटे हैं, हम उनकी एप्लीकेशंस अब डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। Good conductors of heat are used for making the cooking surface of the utensils.
Insulators are used for making the handle so that the utensils can be lifted easily. अब बेटा मैं आपको क्या कह रहे हैं कि जो आपके जो कुकिंग बर्तन यूटेंसिल्स जो आप देखते हो किचन में, आपकी मम्मा जिसमें खाना बनाते हैं, जो वो मम्मा खाना बनाते हैं वो जो यूटेंसिल्स हैं उनके जो सरफेस है जहाँ पे आपने बीच में डाल के चीज़ डालनी, जैसे लाइक इट कैन बी कुकर और इट कैन बी कढ़ाई और इट कैन बी तवा और इट कैन बी पतीला, वॉट एवर, जो भी वो मटेरियल है जो फायर के फ्लेम के कांटेक्ट में आता है वो बना होता है आपका कंडक्टर से। आप देखो तवा गैस पे रखते हैं तो वो नॉर्मली आयरन का होता है, लोहे का होता है या मेटल का होता है जो कंडक्टर है। इन द सेम वे आपकी कढ़ाई है या कुकर है या आपका कोई पतीला है वो आपके किसी न किसी मेटल से बने होते हैं या एल्युमिनियम से बने होते हैं जो आपके हीट के कंडक्टर्स हैं। वो इसलिए होता है ताकि जब हम उसमें खाना कुक बनाएं तो कंडक्टर्स क्या काम करते हैं, वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में अपनी हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम गैस ऑन करके हम वो बर्तन रखते हैं, वो बर्तन जो हमारा कंडक्टर का होगा तो उसमें गैस से नीचे फ्लेम से उसमें वो गर्म होना शुरू हो जाएगा बर्तन, आपका यूटेंसिल। जब वो आपका यूटेंसिल गर्म होना शुरू होगा, जब हम उसके बीच में कोई वेजिटेबल डालते हैं, दाल डालते हैं, वट एवर जो भी हमने कुक डाल करना है, अपना रॉ फूड हम उसमें डालते हैं, तो वो क्या होता है, रॉ फूड है या कुक्ड फूड है, कुछ भी हो सकता है, जब हम उसमें डालते हैं उसका टेम्परेचर लो है, वो ठंडा है, तो जब वो गर्म चीज़ के बिल्कुल कांटेक्ट में आता है तो हीट आपकी कंडक्टर्स में फ्लो होना शुरू हो जाती है, गर्म से ठंडे में जाना शुरू हो जाती है ताकि वो ठंडी चीज़ भी गर्म हो जाए। ठीक है, फिर इसलिए आपकी कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपकी वेजिटेबल या दाल वॉट एवर जो भी आप कुक करें, फूड आइटम आपकी कुक होनी शुरू हो जाती है। अब ये तो होगी कंडक्टर की बात। अब आपने केयरफुली अगर कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो आपका कुकर है, कुकर का जो हैंडल होता है क्या वो भी मेटल का होता है, या जो आपका तवा है, कढ़ाई है, उनके जो हैंडल्स हैं क्या वो भी उसके होते हैं, आपके मेटल के होते हैं? नो, वो जो आपके हैंडल्स होते हैं जिनको आप पकड़ सकते हो, जहाँ से आप यूटेंसिल को पकड़ोगे, वो हमेशा आपके प्लास्टिक के बने होते हैं, इंसुलेटर से बने होते हैं, ताकि वो चीज़ आपकी गर्म ना हो और आप इजीली उसको फ्लेम से उतार सको और रख सको। हीट उसमें पास थ्रू नहीं होगी, कंडक्टर वो नहीं होता, वो इंसुलेटर का बना होता है। इसलिए सम टाइम्स आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो आपके कंडक्टर से बने हुए हैं और जो उनके हैंडल्स हैं वो इंसुलेटर से बने हुए हैं, वाई सो एक्सप्लेन। तो उस चीज़ में आपने ये एप्लीकेशन कंडक्टर की बतानी है, कंडक्टर का आपने ये पूरा जो फिनोमिना मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंडक्टर और इंसुलेटर का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये थी आपकी पहली चीज़। दूसरी ये इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स, शीट्स एक्सेट्रा आर यूज इन मेकिंग हाउसेज सो दैट दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर द हाउस ड्यूरिंग समर्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इनसाइड हीट टू एस्केप। अब देखो जो हमारे घर बने होते हैं, द हाउसेज इन विच यू लिव, जिन घरों में आप रहते हो, वो आपकी ब्रिक्स और शीट्स ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं ताकि वो बाहर की जो गर्माइश है उसको अंदर, बाहर अगर हीट है तो उसको वो अंदर ना लेके आए और अंदर की जो ठंडक है उसको वो बाहर ना लेके जाए, ना वो बाहर की ठंडक जो है वो अंदर लेके आए। अब ये देखो, अगर वो कंडक्टर से बना होगा तो आपका योर हाउस विल बी वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स, वो क्योंकि कंडक्टर ने क्या काम करना है, हीट पास थ्रू करनी है, तो आपका घर बहुत गर्म हो जाएगा। बट हमारा घर ऐसा नहीं होता, गर्मियों में हम घर के अंदर हैं तो हमारा घर, हमें हाउस जो है हमारा ठंडा लगता है, और सर्दियों में हमारा हाउस बाहर के टेम्परेचर से गर्म लगता है, कोजी लगता है। सो इस चीज़ के लिए, इसलिए हमारा जो घर है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, कंडक्टर से नहीं बने होते। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि वाई इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड। इसमें आपने दोनों बताने हैं कि विंटर्स का फिनोमेना भी बताना है, ताकि विंटर्स में हमारा घर ठंडा ज़्यादा ना हो और अंदर की कोजीनेस वार्मथ जो है वो बाहर ना जाए, और जो समर्स में हमारा घर अंदर से ठंडा है बाहर गर्म है और बाहर की गर्मी अंदर ना आए। ठीक है। नाउ थर्ड थिंग हमारी क्या है, वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द ट्रैप्ड एयर। The air prevents flow of heat from our body to outside surroundings. Reason is air is poor conductor of heat. अब देखो, आप गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हो और विंटर्स में यू प्रेफर वुलन क्लोथ्स। वाई यू वेयर वुलन क्लोथ्स? आप क्यों गर्म कपड़े पहनते हो? वी वेयर वुलन क्लोथ्स हम टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द हीट आउटसाइड। बाहर इतनी ठंड है, उस ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब ये क्या, वुलन क्लोथ्स में क्या होता है कि जो एयर है वो अंदर विंटर्स में वुलन क्लोथ्स में एयर ट्रैप हो जाती है, और उसके कारण एयर जो है, जो हमारी बॉडी से जो हीट है, जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर की सराउंडिंग्स में नहीं जाती, उससे वो एयर प्रिवेंट करती है। तो हमारी बॉडी गर्म रहती है, हमें वुलन कपड़े पहन के अच्छा लगता है, कोजीनेस फील होती है। रीज़न इसका क्या है कि जो एयर है पुअर कंडक्टर है हीट का। सो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो यू शुड नो कि हम लोग वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं सर्दियों में। गिव रीजन, बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर है। ठीक है। सो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर आ सकते हैं। आपने उनको ऐसे घुमाना है, आंसर को ये ऐसे लॉजिक उसका देना है प्रॉपरली, सो दैट एग्जामिनर को, टीचर को समझ आए आपने क्या लिखा है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है बच्चे। आगे है, इंसुलेटर्स आर यूज्ड टू कवर द व्हीकल्स कैरिंग द इनफ्लेमेबल materials like petrol, diesel, etc. It is done to prevent the occurrence of fire due to excessive heat of such substances during summers. अब आप देखो, आपकी जो कार है, व्हीकल जो हम यूज़ करते हैं, राइड करते हो आप, आपके पेरेंट्स कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या आपने देखे हैं बसेस, ट्रक्स सड़कों पे जो घूमते हैं, ये सारे जो हैं ये किससे चलते हैं? पेट्रोल या डीजल से, और वो हाईली फ्लेमेबल होगा, है ना, इनमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, अंदर से ये आयरन के बने हुए हैं, बट इनकी कवरिंग जो होती है इंसुलेटिंग मटेरियल से होती है। अब इनकी इंसुलेटिंग मटेरियल से कवरिंग क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि बाहर की जो गर्मी है, समझ मेरे को हीट कितनी ज़्यादा होती है, गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, तो वो जो गर्मी है वो गर्मी से कारण आग ना लगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में बहुत जल्दी आग लग जाती है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो है व्हीकल्स है वो इंसुलेटर्स की कवरिंग होती है, इंसुलेटिंग कवरिंग होती है हमारे व्हीकल्स के ऊपर, ताकि वो हीट से आग ना लगे। इन द सेम वे पेट्रोल पंप में आप देखोगे जहाँ पे ऑयल टैंक्स पर होते हैं, या जो आपके जहाँ से आप फ्यूल फिल करवाते हो अपने व्हीकल्स में, उन सब की जो कवरिंग है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है, ताकि वो मिस हैपनिंग से प्रिवेंशन हो सके। राइट। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स such as ebonite are used to for making electric materials. अब जो देखो, आप जो बिजली की चीज़ें होती हैं आपके घरों में, आपने स्विच बोर्ड्स देखे हैं, स्विच बोर्ड्स इंसुलेटर से बने हुए होते हैं, उनमें इंसुलेटर्स होता है, एबोनाइट नाम का इंसुलेटर होता है, ताकि आपको शॉक ना लगे, करंट ना लगे। राइट।
समटाइम्स आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, कौन सा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में कौन सा इंसुलेटर यूज़ होता है. सो यू हैव टू राइट एबोनाइट. ओके बच्चे. नाउ कम्स कन्वेक्शन. कंडक्शन हो चुकी है हमारी. एक मीडियम है जिससे हमारी हीट पास थ्रू होती है. सेकेंड मीडियम हमारा आता है कन्वेक्शन. अब डिफरेंस क्या है इसको हम देखते हैं कंडक्शन में और कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम इज रेफर टू एज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स की मीडियम से जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसका हम बोलते हैं कन्वेक्शन. ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ट्रांसफ़र हीट थ्रू दिस प्रोसेस. एक बात आप ध्यान रखो, रिकॉल करो, जब हमने कंडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू, जिसमें मैंने आपको किचन यूटेंसिल्स की एग्जांपल्स भी दी थी. ठीक है. और कन्वेक्शन जो है वो हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारी लिक्विड्स और गैसेस की हीट ट्रांसफ़र होती है. अब बच्चे देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सारे सब्सटेंसेस, सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं. अब जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के लिए कंडक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है. और जो हमारे लिक्विड और गैसेस होती हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं बट इतने टाइटली पैक नहीं होते. लिक्विड्स में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. इसलिए इन चीज़ों में जो आपकी हीट ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू नहीं होती. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये चीज़ तो हमेशा ही है आपकी, कंडक्शन में भी ऐसे ही था और कन्वेक्शन में भी यही चीज़ आती है कि जो आपके दो सब्सटेंसेस के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसके कारण आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी. राइट. एक गर्म होगा और एक ठंडा होगा. सो सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांसफर हीट थ्रू दिस मीडियम एज सॉलिड्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन नॉट लीव द पोजिशन. अब देखो, आप बोलोगे कि इसमें सिर्फ जो हमारी कन्वेक्शन होती है सिर्फ लिक्विड और गैसेस की ही ट्रांसफ़र करते हैं हीट, आपके सॉलिड्स क्यों नहीं करते? सॉलिड्स इसलिए नहीं करते कि क्योंकि जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी हीट इस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, इतनी टाइटली पैक्ड है वो. ठीक है. इसलिए सॉलिड्स के लिए कन्वेक्शन यूज़ नहीं होती, सॉलिड्स के लिए कंडक्शन यूज़ होती है. कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड्स के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, लिक्विड्स के लिए कौन सा यूज़ होता है और गैसेस के लिए कौन सा होता है. तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड्स के लिए हमारा कंडक्शन यूज़ होता है मेथड, और जो लिक्विड्स और गैसेस है उनके लिए कन्वेक्शन होता है. ठीक है. नाउ कम्स एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन की एप्लीकेशन, जैसे हमने कंडक्शन और इंसुलेटर्स की एप्लीकेशन की थी वैसे ही हम कन्वेक्शन की एप्लीकेशन करेंगे. फर्स्ट है वेंटिलेशन इन रूम्स. आप देखो, घर में आपके रूम्स में, आपके हाउस में वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो सफोकेशन होगी रूम में. तो इसमें वेंटिलेशन में क्या है, लाइटर वार्म air rises up and leaves the room through ventilators near the ceiling. To take the place of this air, fresh cool air arrive in the room through doors and windows. वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, रूम्स में डोर्स एंड विंडोज़ रखे हमने बनाए हुए होते हैं, जो आपके देखो वुडन डोर्स के अलावा आपके मैश वाले, मतलब जाली वाले आपके डोर्स भी लगे होते हैं ताकि आपकी एयर वेंट अच्छे से क्रॉस हो सके. आपके रूम में विंडोज़ भी होती हैं. सो इन चीज़ों में क्या है कि आपके देखो कमरे में जब आपकी
गर्म हवा, गर्म हो जाता है आपका कमरा, तो लाइट एयर हमेशा हल्की होती है। जो गर्म हवा होगी वो हमेशा हल्की होती है, लाइट इन वेट होती है। ये आपने इवेपोरेशन प्रोसेस में पढ़ा है 6th क्लास में। तो जैसे आपकी गर्म हवा होगी तो वो लाइट हल्की होती है, तो वो ऊपर जाती है। हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है और गर्म चीज़ भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है। तो ये हमेशा, ये हल्की, जब गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के कारण, ऊपर होने के कारण वो वेंटिलेटर जो हमने खिड़कियां दरवाजे रूम में रखे होते हैं अपने सीलिंग्स के पास, वहाँ पे भी आप अगर कभी ऑब्जर्व करो, सीलिंग्स के पास भी आपके होती हैं, तो वो वेंटिलेटर्स के थ्रू वो जो गर्म हवा है वो कमरे से बाहर चली जाती है। वो कमरे से बाहर जाती है तो उसकी जगह पे जो आपके रूम में डोर्स एंड विंडोज हैं उनके थ्रू फ्रेश एयर, जो बाहर अच्छी हवा है, ताज़ी हवा है, वो अंदर आती है, ठंडी हवा। और आपकी फिर वो जब गर्म होती है तो फिर वो लाइट होने के कारण ऊपर चढ़ती है और फिर वो बाहर निकलती है, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। सेम इसका एक प्रोसेस आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का भी है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने 6th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसमें क्या है, ड्यूरिंग डे लैंड वार्म्स अप, दिन में सूरज के कारण, हमारा सन के कारण हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाती है। द लैंड वार्म्स अप क्विकली देन द सी, ऑब्वियसली पानी से ज़मीन जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अपवर्ड्स, जब आपकी धरती पे, ज़मीन पे एयर सन के कारण गर्म होगी तो वो लाइट इन वेट होने के कारण वो ऊपर चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ जाती है तो जो उसमें टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स अराउंड द लैंड। तो जो कोस्टल एरियाज की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी साथ में समुद्र है, समुद्र में से ठंडा पानी होगा, ज़मीन पे गर्म हवा होगी, तो जब वो जो आपकी वार्म एयर है, जब वो लाइट होगी वो ऊपर चढ़ गई है, ऊपर लाइट की उस वार्म होने के कारण लाइट इन वेट हो जाएगी, तो ऊपर जब उसकी ऊपर हायर लेवल पे रीच करेगी तो नीचे वाली जगह खाली होगी। वो नीचे वाली जगह खाली होने के कारण जो आपकी सी से ठंडी हवा आ रही है वो एयर उसकी जगह ले लेगी, राइट। देन दिस एयर मूव्स फ्रॉम सी टू द लैंड, और इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप इसको उल्टा चल लो, ये दिन की बात थी, अब आप रात की बात कर लो, सनसेट हो गया, सन चला गया, सन चला गया तो क्या हो गया, मून आ गया। सन चला गया तो धरती तो जल्दी गर्म भी जल्दी हो जाती है, और गर्मी और वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। पानी गर्म भी लेट होता है और पानी गर्म भी ठंडा भी लेट होता है। अब धरती जल्दी गर्म ठंडी हो जाएगी, सी आपका जो है वो लेट ठंडा होगा, उसके कारण क्या, अब ये प्रोसेस उल्टा चलेगा। सी से गर्म हवा आई, सी से गर्म हवा आई, वो ऊपर गई, ऊपर जाके वो लाइट ऊपर क्योंकि जाएगी, हल्की हो जाएगी, और गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके क्लाउड्स में जाके, आपको पता है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके क्लाउड्स में जाके, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होता है, ठंडी होके फिर वो लैंड पे आएगी, और लैंड की जो ठंडी हवा उसमें जाएगी, फिर ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। आपको पिक से समझाने की कोशिश की है। ऊपर देखो, ऊपर हमारी सी ब्रीज की है, और ये हमारी सी ब्रीज की है, और ये हमारी लैंड ब्रीज की है। सी ब्रीज में देखो, जब हमारा सन है तो जब आपका सन है तो ये आपकी वार्म, ये धरती गर्म हुई, वार्म एयर यहाँ से ऊपर गई, ऊपर होके वो ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी होगी तो वो नीचे आई, नीचे आई, सी से ठंडी एयर उसकी जगह पे जा रही है, और ये साइकिल आपका ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। इन द सेम वे लैंड ब्रीज है। अब लैंड ब्रीज में, सी ब्रीज में देखो ये क्लॉकवाइज चला, और लैंड ब्रीज में ये एंटी क्लॉकवाइज चला, उल्टा चलेगा। अब ये क्या है, आपकी जो ज़मीन जल्दी ठंडी हो रही है, वो ठंडी हवा यहाँ से, ये यहाँ से आप देखो, ये जो सी से गर्म हवा ऊपर चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, वार्म एयर ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर ये नीचे आके आपकी ठंडी होके ठंडी हवा
यहाँ से इसकी जगह ठंडी हवा लेगी, लैंड से फटाफट जाएगी ठंडी हवा, और ये इधर से गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। सो ये इस तरह से आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का प्रोसेस चलता है। ठीक है, आज हमने इसका अभी हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू या वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हीट हमारी कैसे ट्रांसफर होती है, वो 3 वेज हमने डिस्कस किए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अभी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी हम रेडिएशन डिस्कस करते हैं। सो रेडिएशन में क्या है बेटा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हैविंग नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम एंड विदाउट एनी यूज ऑफ मीडियम इज टर्म्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन क्या कहती है, जिसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के बीच में, जहाँ पे हमारे को कोई कॉन्टैक्ट और कोई मीडियम का यूज ना हो। अब देखो, अगर आप रिकॉल करो, आपने जब कंडक्शन आप हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट मतलब पास कांटेक्ट में होने चाहिए। दे शुड कांटेक्ट ईच अदर, है ना, तभी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी। और हमने जो उसने दूसरी बात आ गई, विदाउट एनी यूज ऑफ मीडियम। जब हमने कन्वेक्शन की थी तो हमने डिस्कस किया था, उसमें वाटर या गैस का मीडियम जो होता है, एयर का मीडियम जो होता है, उसके थ्रू हमारी हीट ट्रांसफर होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। बट रेडिएशन एक ऐसा वे है जिसमें हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, जिसमें ये दो चीजें नहीं चाहिए। मीन जो कंडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, क्लोज कांटेक्ट, और जो कन्वेक्शन की रिक्वायरमेंट है मीडियम, वो दोनों इसमें नहीं चाहिए। वो हमारा रेडिएशन एक ऐसा वे है जिससे हमारे में हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विदाउट एनी दीज टू रिक्वायरमेंट्स। ओके, इसकी बेटा सबसे अच्छी एग्जांपल रेडिएशन की जो है वो सन है। आप सन देखो, सन आपका स्पेस में, सोलर सिस्टम में है, वो स्पेस में जहाँ पे वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, राइट। तो वहां से सन की जो वेव्स हैं, जो हीट आती है, वहां से वो स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है जहाँ पे एयर है, वहां से हमारे को कांटेक्ट करती है। मींस जो सन रेज हैं वो वैक्यूम से उस जगह से आई हैं जहाँ पे हवा नहीं है, और उस जगह पे आ गई जहाँ पे हवा है। इट मीन्स कोई मीडियम उसको नहीं चाहिए। दूसरा, अब हम लोग विंटर्स में सन में बाहर जाके सन बाथ लेते हैं। जब हम सन बाथ लेते हैं तो हम क्या किसी चीज का कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे को धूप में मतलब वार्मथ महसूस होगी? नो, ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब रेडिएशन की मतलब हमने जो कंडक्शन और कन्वेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की थी, वो देखो, सन से हमारे को जब हीट आ रही है हॉटर बॉडी से हमारी कोल्डर बॉडी में जा रही है, तो उसके लिए हमारे को कोई वो रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज रेडिएशन। एयर बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट, से इट बी सन, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो पुअर कंडक्टर है जो हमारे बीच में और जो सन की हीट के बीच में जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आता है एयर, उसमें। सो हीट आराम से ट्रांसफर हो जाती है सन से हमारी बॉडी में विदाउट एनी कंडक्शन, जिसमें कोई कंडक्शन की जरूरत नहीं है, कोई कन्वेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स कैन ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन की हेल्प से जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी हीट, और रेडिएशन के लिए हमारे को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको अभी जो उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स ये भी मैंने आपकी डिस्कस किए सन की हेल्प से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सन के से कैसे हम दोनों जो कंडक्शन और कन्वेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो दोनों की हमारे को जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, अपने आप हीट ट्रांसफर हो जाती है। एक चीज आगे हमारी और डिस्कस करने वाली है, वो है कि क्लोथ्स वी वियर इन डिफरेंट सीजन्स। आप देखो, आप डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हो। समर्स के कपड़े और विंटर्स के क्लोथ्स, या समर के कपड़े और विंटर्स के कपड़े दोनों आपके डिफरेंट होते हैं। समर्स और विंटर्स के क्लोथ्स आपके सेम नहीं होते हैं।
समर्स में आप देखो आप क्या पहनते हो। नॉर्मली वी पीपल प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हम लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनोगे, ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनोगे तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी को गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है। सो बट इन समर्स में हमारे को क्या, वी वांट टू फील कूल, तो कूल रहने के लिए हम वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। और ऐसे ही ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स व्हाट वी डू, विंटर्स में हमारे को गर्म रहना चाहिए। गर्म हमारे को पसंद आता है क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है। इन विंटर्स वी वियर डार्क क्लोथ्स एज डार्क क्लोथ्स हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट। अब विंटर्स में हम क्या करेंगे, ब्लैक, डार्क ब्लू, कॉफी शेड्स, जो ये डार्क कलर के शेड्स है वो प्रेफर करते हैं पहनने। वो क्योंकि उनमें वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी को ठंडक महसूस नहीं होती, ठंड नहीं लगती, गर्माइश महसूस होती है। इसी चीज को मैं आपको पिक से समझाती हूँ। ये देखो, ये हमारे समर के क्लोथ्स है। मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर लाइट कलर्ड है, तकरीबन लाइट कलर्ड है, बीच में एक दो है डार्क कलर्ड, बट मोस्टली हम वी प्रेफर टू वियर लाइट क्लोथ्स। लाइट शेड क्लोथ्स हम क्यों पहनना पसंद करते हैं, ताकि हमारे को गर्मी ना लगे, हमारे को ठंडक महसूस होए, क्योंकि डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये विंटर्स के क्लोथ्स है। विंटर्स के क्लोथ्स नॉर्मली हमारे डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं। हम वी प्रेफर टू वियर डार्क कलर जैकेट्स। हम लोग व्हाइट कलर की जैकेट इतना प्रेफर नहीं करते जितने हम ब्लैक, ब्लू या डार्क ब्राउन इस टाइप की जैकेट्स या ब्लेजर्स प्रेफर करते हैं, स्वेटर्स प्रेफर करते हैं इस कलर्स के बारे में। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म महसूस करवाते हैं, ठंडक नहीं देते हैं। इसलिए हम विंटर्स में डार्क क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा? So that this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And beta, if you like the video, please like this video, share and it with your friends, and subscribe our channel. Thanks for watching.